आप देख रहे हैं एमए न्यूज। अपना तारुफ करा दीजिएगा जी। मेरा नाम सिद्रा मुर्तज़ा है। अली रज़ा मेरे भाई हैं और 9 मई से वो मिलिट्री की कस्टडी में हैं। मिलिट्री की कस्टडी में तो नहीं कह सकती, पहले थाने में थे, उसके बाद जेल में, और उसके बाद एटीसी ने उन्हें मिलिट्री की कस्टडी में दे दिया था। एटीसी ने कहा था कि एटीसी ने जब इनको कस्टडी में दिया था तो उसके बाद इनके फ़ौरन ट्रायल शुरू हो गए थे। जिस तरह एक जज साहिबान ने कहा कि आप ट्रायल कर लें लेकिन आप जजमेंट नहीं पास कर सकते। आप देख रहे हैं एमए अभी जो न्यूज। इन्होंने 20 लोगों को छोड़ा है उसमें इन्होंने जजमेंट भी पास किया है कि इनको 1-1 साल की सज़ा हुई है, मतलब उनकी जजमेंट आ चुकी है कि इनको 1-1 साल, मतलब उन्होंने सज़ा भी सुनाई है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का काम था। आज की हेयरिंग की बात की जाए तो हमें आज की हेयरिंग से कुछ हाई होप्स थी, क्योंकि इन्होंने कुछ लिस्ट फ्राहम करनी थी आज जज साहिबान को कि जिन लोगों को 3 साल या 3 साल से कम सज़ा हुई है उनकी लिस्ट दी जाएगी। लेकिन आज वो नहीं हुआ। आज फिर से वही लार्जर बेंच वाला मसला, वही इशू उठाया गया जिस तरह पहले वाली हेयरिंग्स में हो चुका है। कभी ये 5 रुकनी बेंच एक फ़ैसला देता है, फिर उसको कल अदम करार दे दिया जाता है, फिर लार्जर बेंच की अपील में हम जाते हैं। अगर ये समझते हैं कि 9 मई इतना सीरियस इशू है तो फिर ये लार्जर बेंच बनाएं या फिर ये फुल बेंच बनाएं। जितना इनके पास डाटा है वो सारा फ्राहम करें। इनके पास सीसीटीवी फुटेज है जिसकी बिना पे इन्होंने सज़ाएं दी हैं, जिसकी बिना पे ट्रायल हुए हैं, तो ये सारा डाटा फ्राहम करें। जब काजी फायज़ ईसा साहब ने एपीएस हमले का फ़ैसला सुनाया था और कहा था कि हमारी सिविल अदालतें मौजूद हैं और एटीसी इनको सज़ाएं देगी, वो दहशतगर्द थे। उनके फ़ैसले अगर एटीसी कर सकती है तो सिविलियंस के फ़ैसले फिर मिलिट्री ट्रायल में कैसे हो सकते हैं? उनका सीधा केस तो फिर एटीसी में होना चाहिए। और चलो इन्होंने मिलिट्री ट्रायल कर लिए हैं, इन्होंने सज़ाएं सुना दी हैं, लेकिन हमें तो इतना भी नहीं पता कि हमने आगे अपील में कहाँ पे जाना है। आया कि इनके जजेस के पास जाना है, और अब क्या हमारी अपील ये लगाएंगे? 6-6 माह हमारी अपील ही ना लगे तो फिर हम साल जलील होंगे। आप देख रहे हैं एमए सबसे न्यूज। पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल कैटेगोरिकल मौक़िफ़ ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हम क्यों कहते हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? आपके आइन का आर्टिकल 175 कहता है कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव होंगे उनके फंक्शंस आपस में मिंगल नहीं करेंगे। यूज़र्प नहीं कर सकता आपका एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का फंक्शन। ऊपर तो कुछ नहीं कहूँगा इस मौके के ऊपर। मैं आई वुड रिक्वेस्ट अली मोहम्मद खान साहब जो कि हमारी प्रिजनर्स कमेटी के हेड हैं, उनको लीड कर रहे हैं और सिटिंग एमएनए हैं, तो ये आपको एक ब्रीफ देंगे। उसके बाद हम चाहेंगे कि कुछ जो लोग हैं जो कि एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं वो कुछ आपसे शेयर करें कुछ अपने, और अगर उसके बाद कोई सवालात आपकी तरफ से हुए तो उसका हम इंशाअल्लाह ताला जवाब दे देंगे। अली आपके लिए ओवर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया। इस वक्त हम उन ख़ानदानों के साथ यहाँ पर बैठे हैं जिनके रिश्तेदारों को 9 मई के हवाले से आप देख रहे हैं एमए न्यूज। मुख्तलिफ केसेस में मिलिट्री ट्रायल्स में सोबतों का सामना है। तकरीबन 1 साल होने को है कि किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी के वालिद, किसी के शौहर, जो उनके घरों के नान नफ़क़ा कमाने वाले लोग थे, वो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। सबसे पहले तो हम बतौर जमात तहरीक इंसाफ और मैं बतौर वकील भी और तमाम वकला की कम्युनिटीज़ जितने भी हैं उनका ताल्लुक़ जिस भी सियासी जमात से हो, इस बात पे एक इत्तेफाक पाया जाता है पूरे पाकिस्तान में कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। सिविलियंस को सिविल कोर्ट्स में जो आम अदालतें हैं वहाँ पे ट्रायल किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पे उनको पूरा मौका मिले अपनी बेगुनाही साबित करने का, या हुकूमत फिर उनके ख़िलाफ़ जो भी सबूत लाना चाहती है। लेकिन अगर मिलिट्री कोर्ट्स में वो ट्रायल होता है तो फितरी तौर पे
آپ کے پاس انصاف لینے کے وہ تمام ذرائع مفقود ہو جاتے ہیں جو عام عدالتوں میں آپ کو حاصل ہوتے ہیں. اس وجہ سے تحریک انصاف بطور جماعت یہ سمجھتی ہے کہ فوری طور پہ یہ آپ کیسز دیکھ رہے ہیں ایم اے ملٹری نیوز. کورٹ سے جہاں پہ بہت سو کے چل گئے ہیں یہ کیسز، تقریباً ابو ذر صاحب بیٹھے ہیں، بیرسٹر صاحب اور فیملیز بھی بیٹھی ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے تقریباً سارے کیسز شاید کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سول کورٹس میں عام عدالتوں میں ہوتے، اور اب بھی ہم عدالتوں سے استدعا کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس کا لارجر بینچ بنے. آج اس میں کیس تھا، آج فیملیز آئی ہوئی تھی، پچھلی پیشی پہ بھی آئی ہوئی تھی، اور وہاں پہ مدعا ہمارا یہ ہے ان فیملیز کا کہ ایک بڑا بینچ بنے جو اس پہ فیصلہ کرے کہ کیا ان فیملیز کا یہ جو پرزنرز ہیں ان کے کیسز ملٹری کورٹس میں ہونے چاہیے تھے. یہ تو عام عدالتوں میں ہونی چاہیے کیونکہ سویلین ہیں. دہشت گردوں سے، دہشت گردی سے نہ ہماری کوئی ہمدردی، نہ ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ کسی پاکستانی کی کوئی ہمدردی ہے. لیکن یہ فیملیز خدا نخواستہ دہشت گرد نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے استدعا نیوز. کی تھی کہ آپ اس پہ سو موٹو نوٹس لیں، انہوں نے نوٹس لیا، اور پچھلی ہیئرنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ فل بینچ بنائیں گے. یہ ہمارا وہ مطالبہ تھا کہ آپ، یہ معاملہ جوڈیشری کا ہے، اس کو آپ انتظامیہ کی طرف نہ بھیجیے، کیونکہ انہی سے تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. اس لیے ہم چیف جسٹس سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ ہماری ساری توقعات اس میں جوڈیشری سے ہیں. باقی اداروں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، 8 فروری کو جو ہوا، ابھی جو 21 اپریل کو ہوا، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے. اس پہ تفصیلی بات ہونی چاہیے، پارلیمان میں بھی بات کریں گے. لیکن آج ہم ان فیملیز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں پارلیمان میں. کل بیرسٹر گور چیئرمین تحریک انصاف نے اس پہ بات کی ہے. میں بھی یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں روح بھائی اور تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمیں اس پہ ہیلپ کیا. میڈیا کا شکر گزار ہوں، اور درخواست کروں گا میرے رائٹ پہ بیٹھے ہیں ابو ذر صاحب، اس پہ پھر رائے کا اظہار کیجئے، اور پھر فیملیز جو ہیں ان سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ اپنا موقف دیجئے. خاص کر آج جو سپریم کورٹ میں کارروائی ہوئی ہے اس پہ ہمارے فیملیز کے ترجمان جو ہیں وہ بات کریں گے. جی بیرسٹر صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں اب اس ایم میں اے مسئلہ نیوز. کیا آ رہا ہے؟ جو آپ کے کرنل صاحب جنہوں نے ٹرائل پریزائیڈ کیا ہے ملٹری کورٹس کے لوگوں کا، وہ کرنل صاحب منسٹری آف ڈیفنس کے ملازم ہیں، وہ ایگزیکٹو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر ایک کرنل صاحب نے ٹرائل کرنا ہے ایز اے جج، وہ ایک ایگزیکٹو کا آفیسر جوڈیشری کا جو فنکشن ہے اس کو یوزرپ کر رہا ہے، اس کو ایزیوم کر رہا ہے، اس کا رول جو ہے وہ اس نے چھین لیا ہے. تو یہی ہمارا مین مدعا ہے، یہی پوائنٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا اگر ٹرائل ہونا ہے کسی کا تو وہ ایک جوڈیشری کا آفیسر کرے گا. یہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، سیپریشن آف پاور پرنسپل ہم نے اپ ہولڈ کرنا ہے. اب سیپریشن آف پاور پرنسپل کیا کہتا ہے؟ جوڈیشری کا وہ کام ہے کہ لوگوں کے فیصلے کرنا، ایگزیکٹو کا کام ہے لا کو انفورس کرنا، پارلیمنٹ کا کام ہے لا کو بنانا. لیکن اگر کوئی ادارہ کسی اور ادارے کا کام کرنا شروع کر دے گا تو ملک میں کانسٹیٹیوشنل کیوس آ جائے گا، کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے جو ٹرائلز ہوئے ہیں وہ کس طرح ہوئے ہیں. جب آپ ایک ایسے شخص کو پریزائڈنگ آفیسر کورٹ کا بنا دیں گے جو ایگزیکٹو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک پولیس آفیسر ہے جو آپ کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کر رہا ہے، وہی اگر آپ کا جج بن جائے تو کیا وہ انصاف کرے گا؟ یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہی ہمارا سارا کیس ہے کہ اس وقت جو آپ کے کمپلیننٹس ہیں وہی آپ کے جج ہیں، وہی جیوری ہیں، وہی آپ کو سزا دے رہے ہیں. تو یہ آئین سے متصادم ٹرائل ہو رہے ہیں. یہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 5 ججز نے اوریجنل ججمنٹ دی تھی یہی کہا تھا. یہ آپ کے آرٹیکل 175 کی وائلیشن میں ملٹری کورٹ بنا ہے جہاں پہ سویلینز کا ٹرائل ہو رہا ہے، اور آرٹیکل 10 نے جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کہتا ہے کسی بھی کرمنل لائبلٹی ڈٹرمن کرنی اگر آپ نے تو فیئر ٹرائل سے ہوگی، اس کو پورا موقع دیا آپ جائے دیکھ رہے ہیں ایم اے نیوز. ہر ماہ ہم دھکے کھاتے ہیں، ہر ماہ ہم دھکے کھاتے ہیں. ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے لایا جاتا ہے، ہتھ کڑیاں ان کو لگی ہوتی ہیں، ان کے منہ پہ کالے کپڑے چڑھائے ہوتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارا خون جل جاتا ہے اس ٹائم. میری پھر بھی اپیل ہے، میرا کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہمارے شکووں پہ کسی نے کبھی غور کیا ہے. میری اپیل یہ ہے چیف جسٹس صاحب سے بھی، آرمی چیف صاحب سے، ان سب سے، میڈیا والوں سے بھی کہ کائنڈلی اس کو اٹھائیں گے. اتنا لائٹ ایشو نہیں ہے. 9 مئی یہ سنتے سنتے ہمیں 10 ماہ ہو گیا. اتنا ہی سیریس ایشو ہے تو اس کے لیے لارجر بینچ آپ لوگ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ فل بینچ بنائیں نا، اس کی باقاعدہ تحقیق کروائیں، جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے دیں.
किसी को फांसी की भी सजा मिलती है तो दें आप उन्हें, वो हक़ाइक़ तो सामने लेके आए कम अज़ कम। आप देख रहे हैं एमए जी, अस्सलाम न्यूज़। वालेकुम जी सबको। मेरा नाम तैमूर मजीद है, मेरे भाई अंदर हैं जी। और 13 अगस्त को उनको अरेस्ट किया गया। 5 महीने हमें नहीं पता जी भाई कहाँ पे है, किसी को कुछ नहीं पता। और फिर अचानक पता चलता है जी कि आर्मी की कस्टडी में है, मुलाकात के लिए बुलाया गया। और उनके हालात देख के एक बार समझ में नहीं आया कि जी कि ये वही हैदर मजीद साहब हैं। और जितने भी लोग अंदर बंद हैं सबको पता है, फैमिलीज़ मिलने जाती हैं, सबका 18-18, 20-20 किलो वज़न कम हुआ हुआ है, सब अपनी हालत से बेगैर हुए हैं, कोई समझ नहीं आती। सिंपल सी बात है कि मुल्क पाकिस्तान में आइन के तहत जो भी आप इसकी चीज़ बनती है उसके ऊपर काम करें ना। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जब आइन में एक चीज़ लिखी हुई है तो हम आइन के ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे? आप देखें कि पीडीएम की हुकूमत आई, उन्होंने आगे एक बिल पास कर दिया, उसके बाद जो 5 रुकनी बेंच ने इसको हलाल करार दे दिया, उसके बाद से फिर से स्टार्ट हो गया। आज भी हेयरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, आज वहाँ पे लार्जर बेंच की हमारी सज़ा है कि लार्जर बेंच बनाया जाए। 6 रुकनी बेंच है, इसके ऊपर लार्जर बेंच नहीं तो फुल कोर्ट, कुछ दोनों में से एक चीज़ करें ना, जुडिशनल इंक्वायरी करवाएं इसके ऊपर। आप देख रहे हैं मेरा एमए नाम न्यूज़। हाफिज़ मोहम्मद इमरान है। ऊंचा बोलो। मैं मुदस्सिर हफीज़ का भाई हूँ। मेरा भाई तकरीबन कोई 10 महीने से मिलिट्री कस्टडी में है इस वक्त। मैं राजनपुर के इलाके से आया हूँ। मैं दूसरी मरतबा आ रहा हूँ और किडनी ट्रांसप्लांटेड हूँ मैं। और मेरा भाई भी अनफिट है मेडिकली तौर पे। तो शुरू में तो हमें 2-3 महीने पता ही नहीं चला था, जब हमें तो ये तो पता नहीं था कि वो कहाँ पे चला गया है अचानक से। मेरा ट्रांसप्लांट SIUT में हुआ था और उस वक्त मेरे भाई से रब्ता था, तो अचानक से उनका गायब हो जाना। फिर मेरे वालिद हार्ट अटैक के मर्ज़ में 2 दफ़ा उनको हार्ट अटैक हुआ है, डायबिटिक भी हैं वो, और मेरी वालदा भी डायबिटिक हैं। हम मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। हमारी खुदारा अपील है आर्मी चीफ़ साहब से और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हम आपके पास उम्मीद लेके आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं कि हमें फिर इतना तकलीफ़ होती है। मेरे वाले साहब ने अभी मुझे इतना दुआएं दी, मुझे कहा कि बेटा आप सुरखरू हो के आओगे, मेरा दिल मानता है, लेकिन मैं अब क्या उनको जवाब दूंगा जाके। यकीन करें कि हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि हम ना रो सकते हैं ना किसी को कोई चीज़ बयान कर सकते हैं। हमारे केसेस सुने, हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं। आप मीडिया वालों से दरख्वास्त है कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करें। हम कोई दहशतगर्द नहीं, हम पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड रखते हैं। आप देख रहे मेरा हैं भाई एमए न्यूज़। सैलाब ज़दगान के इलाके में रेस्क्यू इदारे गवाह हैं। 2010 में हो गया, अभी रिसेंटली राजनपुर में आपने सुना होगा, सैलाब बहुत आते हैं। और अल खिदमत फाउंडेशन वाले गवाह हैं। वो बंदा अकेला यहाँ राजनपुर से पैसे सारे इकट्ठे करके वहाँ पे लोगों के लिए सर्व करता रहा है। उसने हमेशा से पाकिस्तान की खिदमत की है। 8 साल वो पाकिस्तान आर्मी में सर्व करके गया है। तो हम आपसे अपील करते हैं, आर्मी चीफ साहब से अपील करते हैं कि हमारी बात को सुने, खुदारा हमें दीवार के साथ मत लगाएं। जज़ाकल्लाह। देखिए, जहाँ तक दहशत गर्दों का ताल्लुक है, जो रियासत के खिलाफ आप बंदूक देख उठाते रहे हैं जो एमए मुल्क न्यूज़। पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के वजूद को नहीं मानते, उनके खिलाफ तो फौज पहले लड़ेगी, पहले हम सब हैं। उनको 22-25 करोड़ आवाम से गुजर के फिर पाकिस्तान के आइन तक जाना पड़ेगा। लेकिन ये फैमिलीज तो दहशत गर्द हैं, इनके बच्चे तो जेट ब्लैक टेररिस्ट नहीं हैं। वो तो आपके और मेरे बच्चों और छोटे भाइयों की तरह हाथ में कलम लिए वो तो स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले लोग हैं। और आज भी मैं समझता हूँ कि अदालत ने और रियासत ने अगर हमदर्दी वाला रवैया रखा, इन्हीं में से जज और इन्हीं में से कैप्टन और इन्हीं में से इंजीनियर्स और इन्हीं में से डॉक्टर्स निकलने वाले हैं। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, कहीं मत जाना। मिलते हैं कुछ देर बाद।